हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं हम डे 9 और मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2, जिसके अंदर रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक और ड्यूअल नेचर। इसमें से आपको दो प्रॉब्लम मिलेंगे, एक फोटो इलेक्ट्रिक का, एक फोटो इलेक्ट्रिक में फोटोन थ्योरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ड्यूअल नेचर में डी ब्रोगली का प्रॉब्लम। ये हर साल आता है। तो दो प्रॉब्लम इससे और पार्ट 1 में से दो प्रॉब्लम, यानी टोटल 4 प्रॉब्लम का सेटअप आपका तैयार हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना, और बड़े प्यार से आप इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस जैसी मैं बताऊं वैसे करते जाना। आपका फोटो इलेक्ट्रिक और डी ब्रोगली का सवाल गलत ही नहीं हो सकता। टेस्ट में से जो क्वेश्चन बताऊं वो जरूर प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले बेसिक थ्योरी। जब लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी, अब वो एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो जब लाइट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, ऐसे लाइट रेडिएशन जब जाकर के मेटल सरफेस से टकराते हैं, तो टकराने पर वो जो फोटॉन्स होते हैं, वो फोटॉन उसको कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलता है। अब यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। तो तब अकर करेगा फोटो इलेक्ट्रिक जब E इज ग्रेटर दैन और लिमिटिंग केस में इक्वल टू W। अच्छा, अब जितने फोटॉन्स हम टकरा रहे हैं उसके कंपनसेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इस रेशियो को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटेड, दिस रेशियो इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी 75% है, इसका मतलब 100 फोटॉन टकराए पर 75 मेटल सरफेस से बाहर निकले, बाकी 25 कहां गए? ठीक है ना। वो 25 क्यों बाहर नहीं निकल पाए? उसकी लॉजिकल रीजन ये है, जब फोटोन जाकर के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो वो अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर करते हैं। तो बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है, ई में से जो डब्ल्यू का पार्ट होता है वो हटा दिया जाए, तो बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर करती है। वो काइनेटिक एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस की तरफ चलता है। बीच रास्ते में आपको बेचारा सीधे सीधे तो आता नहीं, ठीक है ना, इधर उधर अपना घूमता घामता आता है, ठीक है ना, हर किसी से हालचाल लेता हुआ पूछता हुआ आता है। तो बीच में कहीं उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, कई सारे कोलिजन्स होते हैं, जिस दौरान वो एनर्जी को लूज करता चला जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता है, लूज करता चला जाता है, सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अंदर रह जाते हैं, सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सीधे बाहर निकल आते हैं, ठीक है ना, एमिट हो जाते हैं। तो अगर 75% एफिशिएंसी है, तो मतलब 75 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, 25 वो हैं जो चले तो थे पर बेचारे सरफेस तक नहीं पहुंच पाए। तो ये खेल होता है फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट का। अब आगे की इसमें हम इक्वेशंस पे काम करेंगे, और जो मैं बता रहा हूं उस टाइप का सवाल आपको नीट एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड है नीट एग्जाम का। इस तरीके का प्रॉब्लम 100% जैसा मैं बताऊंगा वैसा मिलना चाहिए। अब देखना, एक ही चैप्टर में इक्वेशन है जिसपे बेस्ड हमारा सवाल रहता है, वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसने इक्वेशन दी आइंस्टीन ने कि अगर ई की एनर्जी लेकर के डब्ल्यू के वर्क फंक्शन के ऊपर फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, तो बाकी बची हुई एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर करती है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलते तो हैं, बट सरफेस तक पहुंचते पहुंचते सबके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती, और ये जो एनर्जी बचती है, ये काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के के मैक्स के बीच में होती है। तो अगर कोई कहे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो हमें नहीं पता, ठीक है ना। हाँ, हमें ये जरूर पता है वो कहां से कहां के बीच में होगी। वो 0 भी हो सकती है, वो के मैक्स भी हो सकती है, और 0 से के मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर इलेक्ट्रॉन ने कितने नंबर ऑफ कोलिजन करे। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये कोई विदाउट टाइम डिले अकर करता है। अगर कोई फिर भी पूछे कि कितना टाइम लगता है, तो वहां घड़ी देख के तो नहीं बता सकते ना, तो इसलिए ये वैल्यू रटो। 10 की पावर -10 सेकंड के समय के दौरान इलेक्ट्रॉन बाहर मेटल सरफेस से आ जाता है। तो अगर कोई पूछे कितना टाइम लगता है फोटो इलेक्ट्रॉन को आने में, तो जवाब है 10 की पावर -10 सेकंड। इक्वेशन के नाम पे एक ही इक्वेशन है जिससे हमारा काम चलेगा। के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू, मॉडिफाई करें तो ई को हम लिखेंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लाइट की फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू न्यू नॉट। और ब्रेक करें तो रिजल्ट बनेगा के मैक्स इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा जो होना चाहिए, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तब अकर करेगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, बट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए। वेवलेंथ कम होने पर एनर्जी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से छोटा सा आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसको और एक्सपैंड करें
तो के मैक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट। तो ये हमारा बेसिक रिजल्ट रहा। तो पहले ये दिमाग में सेट कर लो, फोटो इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेंगे जब लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होगी। अगर थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तो ऐसे में बोलेंगे जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बस जीरो के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ ही पाया है बट उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट ओवर नहीं है। तो दिस केस इज कॉल्ड लिमिटिंग केस। तो पॉइंट ध्यान से समझना, जब भी वो बोलेगा कि दिस पर्टिकुलर रेडिएशन कॉजेज जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इनडायरेक्टली वो आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू बताने जा रहा है, यानी या तो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देने जा रहा है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देने जा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी देगा तो उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक होगा और अगर वेवलेंथ देगा तो उससे कम वेवलेंथ रखने पर फोटो इलेक्ट्रिक होगा। अब इसी पे हम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम देखते हैं। तो कंसेप्चुअल में अब धीरे धीरे देखो, मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है, स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे, जाएंगे हम बिल्कुल एडवांस तक। इसमें जो प्रॉब्लम आता है मैं पहले बता रहा हूँ, दो इक्वेशन दो अननोन का रहता है, एक खास स्ट्रैटेजी पर वो प्रॉब्लम होता है। वो स्ट्रैटेजी मैं बस 2 मिनट बाद आपको बता दूंगा जैसे ही हम उस कंसेप्ट पर पहुंचेंगे। वो प्रॉब्लम आप देखना, अगर आपके पास पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, कितनी बार उसी ट्रेंड के ऊपर प्रॉब्लम लपेटा गया है और सिर्फ आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, और ग्राफ तो खैर पढ़ने ही पड़ते हैं, उससे आप फोटो इलेक्ट्रिक 100% आसानी से कवर कर सकते हो। और मेरे टेस्ट के क्वेश्चन लगा ले गए फिर तो आपका हाथ परमानेंट सेट, आपसे गलती नहीं होगी। अब देखना बेटा, ये कहता है ग्रीन लाइट is incidented on metal surface then it just produces photoelectric effect। आगे नहीं लैंग्वेज, तो ग्रीन कलर जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ग्रीन कलर की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड के बराबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर गिव्स फोटो इलेक्ट्रिक विच डज नॉट। तो विबग्योर में से हमें बताना है कौन सा कलर फोटो इलेक्ट्रिक देगा कौन सा नहीं देगा। क्वेश्चन बहुत आसान है पर बेसिक है, अब सुनो। तो ग्रीन कलर जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक दे रहा है और मैंने क्या बताया था, जो कलर जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक देगा उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी। तो एनर्जी ऑफ ग्रीन वर्क फंक्शन के बराबर हो गया, वेवलेंथ ऑफ ग्रीन थ्रेशोल्ड के बराबर हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। अब येलो ऑरेंज रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ग्रीन से ज़्यादा होती है, अगर वेवलेंथ बढ़ा दी तो एनर्जी जो होगी वो वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। तो इन कलर्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो ये फोटो इलेक्ट्रिक नहीं देंगे। यहाँ जाने पर वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी बढ़ जाती है तो ये वाले कलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो कौन कौन से शो करेंगे कौन कौन से नहीं करेंगे, तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू तो शो करेगा बट येलो ऑरेंज रेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्चुअल रहा। अच्छा, एक और है, छोटा सा न्यूमेरिकल है ताकि आप आइंस्टीन की इक्वेशन से फैमिलियर हो जाओ, फिर हम मेन काम पर आते हैं। कहते हैं 620 नैनोमीटर लाइट रेडिएशन गिव्स जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो 620 नैनोमीटर है ये हो गया थ्रेशोल्ड के बराबर। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 620 नैनोमीटर। फाइंड आउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमें के मैक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, करा क्या जा रहा है, व्हेन 62 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड। अब 62 तो 620 से बहुत ज़्यादा कम है, यानी एनर्जी अच्छी खासी ज़्यादा है। तो हमें पता करना है के मैक्स कितना होगा। तो लैम्डा की वैल्यू होगी 62। फटाफट से हमने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाई, के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू। ई को पुट किया एस सी बाय लैम्डा और W को पुट किया एस सी बाय लैम्डा नॉट। एच सी का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको रटा हुआ रहना चाहिए। एच सी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। मैं अलग से लिख दे रहा हूं। अच्छा, वैसे यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ चल रही है तो आप इसको 12400 ले लो, ये एंगस्ट्रॉम के लिए हो गया। नैनोमीटर में अगर वेवलेंथ दे रखी है तो 1240, एक डेसिमल कम कर दो तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या फिर 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर लैम्डा नैनोमीटर में है या फिर एंगस्ट्रॉम में है। अब जैसे लैम्डा मैंने दिया आपको नैनोमीटर में, तो मैं यहाँ पर 1240 ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 1240 लिया, लैम्डा का वैल्यू डाला 62, यहाँ 1240 लैम्डा का वैल्यू 620, 20 माइनस 2 आंसर आ गया 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ऐसे प्रॉब्लम भी आ जाते हैं पर इसको पढ़ाने के लिए थोड़ा ना मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। क्रैश कोर्स इसके लिए चल रहा है कि आप कुछ अच्छी चीज सीख पाओ। अब आती है अच्छी चीज, अब ध्यान से देखना, ये है जो आता है एम्स 2018। एक और आसान प्रॉब्लम है, इसके बाद हम देखेंगे कि और कौन सा आता है, बट ये एम्स 2018 का इतना तो बनता है ना देखना कि यार एम्स में आया हुआ प्रॉब्लम देखें कि किस लेवल का है। चलो देखो,
ये कहता है व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज इंसिडेंटेड ऑन मेटल सरफेस देन मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज v1। तो v1 मैक्सिमम स्पीड दे रहा है। नाउ लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 इज इंसिडेंटेड देन मैक्सिमम स्पीड इज v2, फाइंड आउट करो v2 स्क्वायर। बहुत ही कचरा टाइप का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन लिखो, डिफरेंस लो, आंसर आ गया। तो मैंने भी कुछ खास मेहनत नहीं करी, इक्वेशन लिखी, हाफ एम v1 स्क्वायर एस सी बाय लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू, हाफ एम v2 स्क्वायर एस सी बाय लैम्डा 2 माइनस डब्ल्यू, सब्ट्रैक्ट मारा, सीधे सीधे आंसर आ गया, टिक किया, 4 नंबर ले लिए। ये भी हो गया एक आसान सा प्रॉब्लम, बट एम्स 2018 में आया था इसलिए बताना मेरा काम था। नेक्स्ट ये है, अब इसको ध्यान से सीखना, इस पे आता है 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन का एक अच्छा प्रॉब्लम। ये यहाँ पे भी बनेगा, के मैक्स में भी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल में बनेगा, हम दोनों जगह बनाएंगे, दोनों जगह प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट होंगे, फिर आगे चलेंगे। देखो अब कंसेप्ट ये, अगर एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन बिकम्स n टाइम्स, यानी हम लाइट रेडिएशन की एनर्जी को n टाइम्स बढ़ाएं, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो पहले E थी, अब हम NE यूज कर रहे हैं, तो K मैक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब ये कंसेप्ट ध्यान मतलब डायरेक्ट याद रखना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो कहता है अगर एनर्जी को n टाइम्स करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स नहीं होती, n टाइम्स से ज्यादा हो जाती है। तो K मैक्स बिकम्स ग्रेटर देन n टाइम्स K मैक्स। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको करना ही है, नहीं सर समझ नहीं आया कैसे हुआ, तो उसके लिए आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू से सोच लो, तो आपको समझने में आसानी होगी। मान लो वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो के मैक्स का बेटा वैल्यू हमारे पास आ गया E माइनस डब्ल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करो, एनर्जी को डबल कर दो, वर्क फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, वो तो मेटल की प्रॉपर्टी, जब मेटल बदलेंगे तब वर्क फंक्शन चेंज होगा। तो वर्क फंक्शन तो एज इट इज, एनर्जी नई मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, ठीक, सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, डबल कर दी। चेक करो के मैक्स, के मैक्स हो गया 20 माइनस 5 यानी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जाहिर सी बात है 15 इसके डबल से ज्यादा है, तो हम एनर्जी को जितने टाइम्स करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतने टाइम से भी ज्यादा हो जाती है। तो एनर्जी अगर हम n टाइम्स करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स से ज्यादा, और थोड़ा लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एनर्जी अगर हम ट्रिपल करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल से ज्यादा, ठीक है ना। एनर्जी अगर 1/3 करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/3 से कम, ठीक है ना। तो कम करेंगे तो उससे कम, ज्यादा करेंगे तो उससे ज्यादा। इस ट्रेंड पर हमारा सवाल बनता है। अब दिखाता हूं कैसे। अब जैसे ये रहा पहला प्रॉब्लम, व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, नाउ वेवलेंथ ऑफ लाइट बिकम्स 3 लैम्डा। तो पहले लाइट की वेवलेंथ लैम्डा थी, बाद में वेवलेंथ 3 लैम्डा कर दी। ये नहीं बोला कि ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना। पॉइंट ध्यान से समझना, कई बच्चे यहाँ थ्रेशोल्ड के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये थोड़ा ना बोला जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक हो रहा है, वो कह रहा है ये फोटो इलेक्ट्रिक कर रहा है। तो अगर हम इक्वेशन देखें, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल, देन फाइंड आउट वेवलेंथ। तो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी गई है क्वेश्चन में कितनी होगी, और डाटा के हिसाब से हमें चलना है। तो चलते हैं, देखो। तो पहले की वेवलेंथ लैम्डा 1, पहले का के मैक्स के ले लेते हैं, बाद की वेवलेंथ 3 लैम्डा एंड बाद का के मैक्स 1/4 ऑफ द इनिशियल, तो k/4। इक्वेशन बनाते हैं, k इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू को भी आप ब्रेक करके लिखो, एस सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा 1 की जगह मैं यहाँ डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ लैम्डा से। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी के साथ दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, k/4 इक्वल्स टू एस सी बाय 3 लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब देखो, अब प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना है। वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा नॉट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो हमें k को एलिमिनेट करना है। अब कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा करते थे, तरीका क्या होता था, कोफिशिएंट सेम कर लेते थे, फिर या तो इक्वेट कर दो या सबट्रैक्ट कर दो, चॉइस आपकी है। अब जैसे इधर k/4 है और इधर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड मारो या इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन तो एज इट इज चिपकाओ, और दूसरी इक्वेशन में 4 से कर दो मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा कि 4sc/3 लैम्डा माइनस 4sc लैम्डा नॉट। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर लो। तो जैसे ही आप इनको इक्वेट करोगे तो sc बाय लैम्डा माइनस sc बाय लैम्डा नॉट
इक्वल्स टू 4 SC/3 लैम्डा माइनस 4 SC बाय लैम्डा नॉट। बस अब काम खत्म। अब प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया, लैम्डा वाला लैम्डा की साइड ले आते हैं, तो इसको आप इधर उठा लाओ और इसको आप इधर ले जाओ, तो ये उधर जाकर के बन जाएगा 3 SC बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू, यहां पर बचेगा बेटा हमारे पास SC/3 लैम्डा नॉट। SC कट गया और लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई 9 लैम्डा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 9 लैम्डा आ गई। ऑप्शन हमने टिक मारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 4 नंबर मिलते हैं इतने सवाल में, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका ये है, सेम इसी तरीके के कंसेप्ट पर बेस्ड है, बट ये सॉल्व है, तो इसका मतलब अब आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना, आंसर निकालना है, फिर आगे चलना है। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, कह रहा है when light radiation of wavelength lambda is incidented, maximum kinetic energy of emitted photoelectron is k। तो हमने फट से पहले इक्वेशन बनाई, k इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा माइनस SC बाय लैम्डा नॉट। नाउ वेवलेंथ बिकम्स लैम्डा बाय 4, वेवलेंथ लैम्डा बाय 4, तो एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, तो k मैक्स 4 टाइम्स से ज्यादा, तो देखो कितना है 5 टाइम्स हो गया। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही चल रहा है क्वेश्चन। तो 5k इक्वल्स टू 4 SC बाय लैम्डा माइनस SC बाय लैम्डा नॉट। अब दोनों इक्वेशनों से हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। क्या करना चाहिए, k को एलिमिनेट करेंगे, कैसे करोगे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो, आंसर आ गया। सॉल्व करो, आंसर आपको मिलेगा लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 4 लैम्डा, तब आगे बढ़ना सॉल्व करके। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आता है फिर से एक छोटा सा बिल्कुल आसान सा, ये भी आपके एपीएमटी में आया हुआ सवाल है। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इल्यूमिनेट मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 0.5 सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो फट से आइंस्टीन की इक्वेशन लगाई, W हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5, एनर्जी हमें पहले की रखी है 1, हमने फट से v1 स्क्वायर का इक्वेशन बना लिया, अगला v2 स्क्वायर का इक्वेशन बना लिया, हमें रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो दोनों को डिवाइड में लिया और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो 1:2 आ गया। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, तो 1:2 इसका ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास ग्राफिकल सेक्शन। अब देखो बेटा, ग्राफ का जो सेक्शन है उसमें 2-3 तरीके की चीजें आती है। पहला करंट वोल्टेज ग्राफ है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, नॉर्मली आप एनसीईआरटी के अंदर भी इसको देख सकते हो, मैंने खाली यहाँ ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको देखना है और न्यूमेरिकल लगवाना है। तो करंट वोल्टेज ग्राफ इस तरीके से, जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल बढ़ाते चले जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चला जाता है और फाइनली एक जगह पर जाके करंट सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेशन की स्टेज में जितने फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं, सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंचते हैं। इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट ग्राफ। इसका फोटो सेल आप एनसीईआरटी के अंदर जरूर देख लेना। नेक्स्ट, जब हम एनोड के पोटेंशियल को रिवर्स करते हैं, तो अब ये रिवर्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कम करना शुरू करता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड तक नहीं आ पाता, उस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का तरीका बहुत आसान तरीका है। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, के मैक्स को ई वी नॉट के बराबर डाल दो, यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आएगी, बट साइन ध्यान रखना निगेटिव में डालना है क्योंकि वो रिवर्स पोटेंशियल है। तो आइंस्टीन की इक्वेशन मॉडिफाई हो गई, ई वी नॉट इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू। तो अब हम वी नॉट के ऊपर काम करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, एनर्जी डबल करो तो के मैक्स डबल से ज़्यादा तो इसी तरह एनर्जी डबल करो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी हाफ करो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ से कम। बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो करता है और रिसेंटली एपीएमटी में इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बहुत सवाल आए हुए हैं। तो चलो मैं दिखाता हूं आपको, देखो आप, अब ये सवाल मैं लगा के दिखा रहा हूं, फिर आगे आप प्रैक्टिस करना। तो वो कहता है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंटेड ऑन मेटल सरफेस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट। तो हमने फटाफट से इक्वेशन बनाई, ई वी नॉट इक्वल्स टू एस ई बाय लैम्डा माइनस एस ई बाय लैम्डा नॉट। फर्स्ट इक्वेशन, नाउ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2, अब वेवलेंथ आधा किया मतलब एनर्जी डबल हो गया। तो दूसरी इक्वेशन में यहां पर मिला हमें 2 बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन जैसा पहले था वैसा बाद में रहेगा, वो सिर्फ तब बदलेगा जब मेटल बदलेगा। इज इंसिडेंटेड, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 3 वी नॉट। तो एनर्जी डबल हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से ज्यादा, तो कितना मिल गया बेटा 3 ई वी नॉट। क्या करना चाहिए आप ही बताओ। तो अब इन दोनों इक्वेशनों में वी नॉट को एलिमिनेट करके हम लैम्डा नॉट की वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल देंगे। तो कैसे एलिमिनेट करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 लगाया, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट करोगे तो 3 बाय लैम्डा माइनस 3 बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2 बाय लैम्डा माइनस बाय लैम्डा नॉट। इसको आप इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये बचेगा मेरे पास एच बाय लैम्डा इक्वल्स टू 2 बाय लैम्डा नॉट, और एच सी कैंसिल हुआ, लैम्डा नॉट का वैल्यू आ गया 2 लैम्डा।
तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई लैम्डा नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। मेरे ख्याल से अब तो अप्रोच समझ आ जानी चाहिए, अब आपको गलत नहीं करना चाहिए और प्रैक्टिस टेस्ट से जरूर कर लेना, आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक में आप नंबर लेके ही आओगे। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब आता है फैक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की दो डेफिनेशन होती है, वेव थ्योरी के हिसाब से और पार्टिकल थ्योरी। अब फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को दिखाता है। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है पावर पर यूनिट एरिया, और इसको अगर हम पॉइंट सोर्स के लिए लिखें तो इंटेंसिटी हमें पता चलेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी और इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होता है, तो जैसे हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो पार्टिकल थ्योरी के अंदर यानी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही होती है, इंटेंसिटी का लेना देना एनर्जी से नहीं होता, वो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ फोटोन को बताता है, नंबर ऑफ फोटोन को बताता है। तो अगर हम इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करते हैं, जिस वजह से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं और सैचुरेशन करंट चेंज करता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन एनर्जी के मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं। बाय चेंजिंग इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सैचुरेशन करंट चेंजेस। बट अच्छा, और सैचुरेशन करंट डिस्टेंस के कैसे चेंज करेगा, तो जैसे इंटेंसिटी थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वैसे ही सैचुरेशन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम डिस्टेंस को डबल करें तो सैचुरेशन करंट 1/4 हो जाएगा, ट्रिपल करें तो 1/9 हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एनर्जी के मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी का लेना देना एनर्जी के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल से नहीं है। तो ग्राफ में क्या चेंजेस मिलेंगे, तो अगर इंटेंसिटी बदलती हुई होगी तो सैचुरेशन करंट बदलता हुआ होगा, इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएं तो सैचुरेशन करंट बढ़ता चला जाएगा, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर बदलती हुई इंटेंसिटी देखनी है तो बदलता हुआ सैचुरेशन करंट देखो, ठीक है ना। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ये मैं फिर बोलूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना सैचुरेशन करंट ज्यादा उतना इंटेंसिटी ज्यादा। अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी चेंज करने से सैचुरेशन करंट चेंज नहीं करता। क्या क्या चेंज करता है वो तो आप अभी करके आए हो। के मैक्स चेंज करता है, डबल करने डबल से ज्यादा। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करता है, जैसे के मैक्स चेंज करता है वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट। तो इंटेंस एनर्जी चेंज करने का सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं, बस खाली स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जितना ये ग्राफ पीछे जाएगा एनर्जी उतना ज्यादा होता चला जाएगा। तो E2 इज ग्रेटर दैन E1। तो ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिए, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। अब देखो, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपके AIPMT में आ चुका है, IIT में आ चुका है और इन फ्यूचर आता रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, ये मतलब पेटेंटेड प्रॉब्लम है। इस तरीके का प्रॉब्लम देना उनका धर्म है और हमारा काम है इसको अच्छी तरह करना। अब देखो, एग्जामिनर तो एक दो चीज़ों के बारे में पूछेगा, जैसे 1 और 3 में क्या अलग है वो ये पूछेगा। हमारा काम है सब कुछ समझना। जैसे 1 और 2, 2 और 3 और 3 और 1 को कंपेयर करते हैं कि इंटेंसिटी और एनर्जी किसकी सेम है किसकी अलग अलग है। तो 1 और 2, तो 1 और 2 का सैचुरेशन अलग है बट स्टॉपिंग सेम है। तो 1 और 2 का इंटेंसिटी अलग है। अच्छा, किसका ज्यादा है, जिसका सैचुरेशन ज्यादा उसका इंटेंसिटी ज्यादा। तो इंटेंसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर दैन इंटेंसिटी ऑफ 1, बट एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टॉपिंग दोनों का सेम है। 2 और 3 में कंपेयर करोगे तो इंटेंसिटी तो सेम मिलेगा क्योंकि सैचुरेशन सेम है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब 2 और 3 में एनर्जी अलग अलग है, 3 की एनर्जी ज्यादा है, 2 की एनर्जी कम है। तो इंटेंसिटी सेम बट एनर्जी 3 की ज्यादा 2 की कम। 1 और 3 में कंपेयर करोगे तो दोनों ही अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, 1 का इंटेंसिटी कम होगा, 3 का एनर्जी भी ज्यादा होगा और 3 का और 1 का एनर्जी कम होगा। तो 3 और 1 में इंटेंसिटी भी अलग, एनर्जी भी अलग। तो इंटेंसिटी ऑफ 3 इज ग्रेटर दैन इंटेंसिटी ऑफ 1, एनर्जी ऑफ 3 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ 1। ये क्वेश्चन अगर आपको आया तो आप 4 नंबर लेकर के आओगे इस ग्राफिकल सेक्शन में, आपका गलत नहीं होएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है, ये कुछ छोटे मोटे और ग्राफ हैं, इनको भी एक बार हम डिटेल से देख लेते हैं। जैसे पहला ग्राफ है के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे तो के मैक्स इक्वेशन एक ही है, मैंने जैसा बोला पूरे चैप्टर में एक इक्वेशन चल रही है, के मैक्स इक्वल्स टू h nu माइनस w, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी। ये वो जगह है जहां पर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर है और के मैक्स का वैल्यू 0 है। के मैक्स कितना भी हो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए इधर रीजन में ये ग्राफ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। जिस जगह ये y एक्सिस को कट कर रहा है
जरा चेक करो, y इंटरसेप्ट इसका क्या है, w के बराबर है। तो Kmax वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में y इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन बताता है। तो जैसे आपको ये पूरा ग्राफ दे गया, यहां लिख गया -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूछता है वर्क फंक्शन बताओ, तो डरने की क्या जरूरत है, सीधे टिक मारो ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है। तो इस तरीके से Kmax वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ से आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप इसका प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है। अब ऐसे दो ग्राफ ले लिए, तो दोनों के स्लोप तो सेम ही होंगे क्योंकि h के बराबर है, बट दोनों के वर्क फंक्शन अलग अलग मिलेंगे, ठीक है ना। अब जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो y इंटरसेप्ट बड़ा वाला लूप आउट करेगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसका y इंटरसेप्ट छोटा होगा। तो आप यहां से W1 W2 दो ग्राफ का निकाल सकते हो। तो Kmax वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में इंपॉर्टेंट है उसका स्लोप h के बराबर है, y इंटरसेप्ट उसका वर्क फंक्शन के बराबर है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सेम इक्वेशन चलाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ हमारे पास ये आया, स्लोप हो गया h बाई ई और y इंटरसेप्ट हो गया w बाई ई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इससे भी वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, बट यहां पर क्या लिखा मिलेगा, अगर आपको ग्राफ बनाएगा ना ऐसे देगा, जैसे इधर b दिया, इधर दे दिया बेटा इसने -2 वोल्ट। अब बोलेगा वर्क फंक्शन बताओ, तो ये जो 2 वोल्ट है ये वर्क फंक्शन नहीं है, ये W बाई ई का रेशियो है। तो W बाई ई की वैल्यू 2 है, तो W की वैल्यू ई को उधर ले जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। इस तरीके से करके आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इस ग्राफ का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। तो स्टॉपिंग, अच्छा, और इसका स्लोप हमारा h बाई ई के बराबर है। अब h बड़ा या h बड़ा या h बाई ई बड़ा, तो कई लोगों को इसमें डाउट होता है, e तो छोटा नंबर है, e की वैल्यू तो इतनी है। अरे भाई h की वैल्यू जो होगी, अब जरा आप चेक करो, h हो गया प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और e का वैल्यू हो गया बहुत ज्यादा कम 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो h बाई ई की वैल्यू h से बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी, ठीक है ना। तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, उसका स्लोप कम होगा। Kmax वाले का स्लोप h के बराबर होगा, वो कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा मिलेगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा ग्राफिकल सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अब देखो, हम लोग आते हैं इसके अगले टॉपिक फोटोन थ्योरी पर। अब फोटोन थ्योरी क्या है और इसके अंदर क्या क्या सवाल, देखो ये है एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, 3 और 3 6 फॉर्मूलों में से एक सवाल आता है, ठीक है ना। बट इसको मैंने देखा था 2013-14 तक आया था, उसके बाद पूछा नहीं है। तो हो सकता है इस साल आपसे 2020 के अंदर फोटोन थ्योरी का सवाल पूछ ले। 3 चीज़ जो है वही है, पहला नंबर ऑफ फोटोन। तो अब जैसे एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता है, आपको लाइट रेडिएशन की एनर्जी दे रखी है और आपसे पूछता है कितने फोटोन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हैं। तो तरीका बहुत आसान रहेगा, लाइट रेडिएशन की एनर्जी को डाल देंगे n टाइम्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन यानी n एच न्यू। यहाँ से हम नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा E बाय एच न्यू। एच न्यू को आप ब्रेक कर सकते हो आगे एस सी बाय लैम्डा, इसमें एक सीक्वेंस चलता है। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ फोटोन। इसके बाद आता है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, अभी आपको सवाल दिखाऊंगा, ये FMT 2010-7 ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम अगर आपको निकालना है तो दोनों तरफ हमने टाइम से डिवाइड किया, एनर्जी पर यूनिट टाइम ये बन जाएगा पावर। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा पावर बाय एच न्यू। तो नंबर ऑफ फोटोन का एनर्जी बाय एच न्यू, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का पावर बाय एच न्यू। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये कभी पूछा नहीं गया बट फिर भी इसको देख लेते हैं। तो ये अब एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, पावर अपॉन एरिया क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास आए, नंबर ऑफ फोटॉन्स E बाय एच न्यू, फोटोन पर यूनिट टाइम पावर बाय एच न्यू, फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी बाय एच न्यू। तो ये 3 रिजल्ट आप याद करके रखो। इन 3 के ऊपर अभी मैं आपको सवाल दिखाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहां पर फिर 3 चीज, मोमेंटम, फोर्स, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है ना। इसमें भी सबसे ज्यादा फोर्स का सवाल बना है और थोड़ा बहुत रेडिएशन प्रेशर के बारे में पूछा गया है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया था, ई बाई सी होता है या फिर एच बाय लैम्डा हम लेते हुए चलते हैं। एनर्जी जहाँ ई हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो कि हम लोगों ने अपना बोर मॉडल के अंदर भी देखा था। अगर फोर्स निकालनी है तो फोटोन क्योंकि मोमेंटम है और अगर मोमेंटम चेंज होएगा तो फिर ऐसे में फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो हो जाएगी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रेशर निकालना है तो बन जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब पहले आप इसके फॉर्मूले देख लो। अब जैसे वही सीक्वेंस लेकर के मैंने 3 फॉर्मूले यहाँ डिजाइन करे। अब मान लो फोटोन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जिस मोमेंटम से आएगा उसी मोमेंटम से जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई बाई सी।
फोर्स हो जाएगी, क्या करना है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, जैसे ही टाइम से डिवाइड करोगे तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर बन जाएगा। तो पावर उसका फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2W/c, जहां W हो जाएगा उसका पावर। प्रेशर निकालोगे तो वो हो जाएगा 2I/c, क्योंकि प्रेशर के लिए एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर तीन सीक्वेंस मिले, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 2E/c, फोर्स 2W/c, प्रेशर 2I/c। अब इसी तरीके से अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो तो आएगा ही फोटोन, जाने का तो नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि बेचारा वो एब्जॉर्ब हो गया पूरी तरीके से। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया E/c, फोर्स हो गया W/c, प्रेशर हो गया I/c। अब सबसे बेस्ट है, इसको याद कर लो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना। मान लो सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग नहीं है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग नहीं, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, जिसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R है। पहले इसका मतलब समझो, किसी का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0.6 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, 10 में से 6 फोटोन ही रिफ्लेक्ट होकर के जा पा रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी 4 एब्सॉर्ब हो पा रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट होने वालों की वजह से मिलेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा E/c 1+r। वेरीफाई करने के लिए मान लो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो r की वैल्यू 1 डाल दो, तो आंसर यही मिल जाएगा। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो r की जगह 0 डाल दो, आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। तो बेस्ट है, ये याद कर लो, ठीक है ना। बट इसका भी कोई सवाल नहीं पूछा गया, पूछा आज तक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग के बारे में गया है, वो भी अभी हम देख लेंगे। तो सीक्वेंस आप देख लो और ये फॉर्मूले आप याद रखो। तो टोटल मिला के 6 फॉर्मूले हो गए। अब अगर ऑब्लिक इंसिडेंस होता है तो ये भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो चेंज इन, ये लॉज ऑफ मोशन में आपको सिखाया था मैंने जब इम्पल्स बता रहा था। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2E/c cos थीटा, फोर्स हो जाएगी 2W/c cos थीटा, प्रेशर हो जाएगा 2I/c cos थीटा। तो इस तरीके से करके आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम देखो, पूछा क्या गया है, फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इन लाइट ऑफ एनर्जी इतना जूल। तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन निकालने हैं, फॉर्मूला सीधे लगाया E/hν, hν को तोड़ा hc/λ, तो रिजल्ट बना E/hc/λ। अब hc का वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है इसको आप याद करो, ये कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगा। अगर रट्टा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, 19.8 को 20 ले लो, तब भी तो काम चल जाएगा ना। तो 20 इंटू 10 की पावर -26, दैट मीन्स बचा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -25। ये hc का वैल्यू हो गया जूल इंटू मीटर में, जो कि हमें यहाँ रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने hc की जगह डाला 2 इंटू 10 की पावर -25, प्रॉब्लम सॉल्व किया, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए 36 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन्स होंगे 600 नैनोमीटर वेवलेंथ के इस लाइट के अंदर, जिसकी एनर्जी 12 इंटू 10 की पावर -3 जूल है। आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको रोकना है, सॉल्व करना है, तब आप आगे मूव करोगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले प्रॉब्लम पर। अब देखो इसको, AIPMT 2007 का है। प्रॉब्लम कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे रखी है, प्रोड्यूस बाय लेजर, द पावर एमिटेड इज इतना, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, जो पूछा जा रहा है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लगाओ, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो बेटा आ गया W/hν। hν में तोड़ने की जरूरत नहीं, न्यू हमें सीधे सीधे दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर 14 एज इट इज डाला। इधर था हमारे पास 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सब कुछ कट गया। फाइनली नीचे हमारे पास बेटा क्या बचा, 19.8, राउंड फिगर में 20 ले लो, और रिजल्ट आ गया 5 इंटू 10 की पावर 16। इतने फोटॉन पर सेकंड इस लाइट रेडिएशन के अंदर से एमिट हो रहे हैं, लेजर के अंदर से एमिट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो आपने देख लिया कितना फोकट का सवाल होता है, 4 नंबर फ्री के मिलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में कहीं नहीं जाते। अगर आप थोड़ा सा कायदे से चल गए, प्रैक्टिस सही हो गई, आपको मॉडर्न फिजिक्स में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये AIPMT 2010 का है, क्या कह रहा है, सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग इतने फोटॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड दे दिए सीधे सीधे, और कितने वेवलेंथ है उसकी, 5000 एंगस्ट्रॉम। अनदर सोर्स इज प्रोड्यूसिंग इतने फोटॉन पर सेकंड, इतना वेवलेंथ, देन पावर ऑफ S2 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ S1। तो करना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला लगाओ, रेशियो ले लो। तो वही मैंने भी किया, तो नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला लगाया, रेशियो लेने पर SC तो कट जाएगा, तो रिजल्ट आया मेरे पास W2 λ2 बाय W1 λ1, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम के रेशियो के बराबर। सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने में बड़ी मजेदार बात है, ये सब अपने आप कट पिट गए और रेशियो मेरे पास बन आ गया। आप इसको सॉल्व करो, फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम पका पकाया मिल जाएगा। तो 2010 का ये प्रॉब्लम था, जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम हमसे दिए गए थे और पावर पूछी गई थी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डी ब्रोगली का। अच्छा, वो फोर्स वाला जो रिजल्ट है वो एम्स के अंदर पूछा गया, वो भी सिम फॉर्मूला बेस्ड है, आप सिंपल तरीके से उसको लगा सकते हो, इसलिए मैंने उसको रखा नहीं कि आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे। और टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने वैसे बहुत सारे करा ही रखे हैं, तो आपको वहाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। रेगुलर क्लास के अंदर हम लोग बहुत डिटेल से इसको करे थे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक वाला था, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थे, बट अब ये क्रैश कोर्स है तो मैंने थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके कराया ताकि कम टाइम में हम सारी चीज़ें कवर कर लें। तो इसको आप रेगुलर कोर्स मत समझना, मैं फिर ये बोलूँ रेगुलर कोर्स बहुत वास्ट होता है, ठीक है ना। वहाँ जो डिटेल नॉलेज मिलती है वो भयानक होती है, ठीक है ना। तो खैर अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, इस कम टाइम में भी हम सब कुछ कर ले रहे हैं। अच्छा, डी ब्रोगली में स्टार्ट कर रहा हूँ, बट एक चीज़ आपको अपने आप करनी है, वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्योंकि उस रिजल्ट में कुछ मॉडिफिकेशन को नहीं है, इसलिए जो रिजल्ट के हमारे फैक्टर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो एज इट इज़ आपको याद रखने हैं। कि निकल्स के बीच, निकल के एटम के बीच की स्पेसिंग कितनी है, 0.91 एंगस्ट्रॉम, वो आपको बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में देखोगे वहाँ मिल जाएगी। और ब्रैग्स लॉ से वेवलेंथ कितनी आती है, डी ब्रोगली से कितनी आती है, किस वक्त इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ग्राफ कैसा होता है, ये डेविसन जर्मर आपको अपने आप पढ़ना है, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, हर बुक में अवेलेबल है, इसलिए मैंने रखा नहीं है उसको। अब हम आते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली की कंसिस्टेंसी बड़ी सॉलिड है, हर साल आता है, तो डी ब्रोगली इस साल भी मिल जाना चाहिए, और बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड, आप आराम से उड़ा लोगे। देखो, डी ब्रोगली ने क्या हाइपोथेसिस दी कि कहता है फोटोन की वेवलेंथ होती है h/p, यानी sc/e, या आप इसको मोमेंटम ऑफ फोटोन को लिख सकते हो h/λ, कुछ भी एक तरीके से लिख लो। तो ये कहता है हम फोटोन के मोमेंटम को m इंटू वी नहीं डाल सकते, क्योंकि फोटोन के पास मास नहीं होता। तो उसने क्या बोला कि फोटोन के लिए तो नहीं रख सकते, पर मैटर पार्टिकल जिनके पास मास है उनके लिए तो जरूर रख सकते हैं। तो डी ब्रोगली हमें वेवलेंथ बताता है मैटर के बारे में, इसलिए इसको मैटर वेव भी बोला जाता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया h/mv, मॉडिफाई किया h/√2mk, जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, कुछ खास नहीं किया, mv को हमने √2mk से रिप्लेस किया। और अगर हम चार्ज पार्टिकल को v के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यू वी एक्सेलरेटिंग से, जहां वी एक्सेलरेटिंग उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया। अगर आप किसी गैसियस पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना चाह रहे हो, तो यहां तक तो फॉर्मूला ठीक है, बट आगे आप थोड़ा ना एक्सेलरेट करा पाओगे, गैस का एटम जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को थर्मल काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करते हैं 3/2 kT, और हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा गैसियस एटम h/√3m kT, जहाँ k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्मॉल m हो जाता है मास ऑफ वन गैसियस एटम, और T हो जाता है बेटा उसका टेम्परेचर इन केल्विन। तो लैम्डा गैसेस एटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T होती है। सिमिलरली थर्मल न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन्स भी एक्सेलरेट नहीं कराए जा सकते इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसलिए उनको टेम्परेचर से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। इनकी वेवलेंथ का फॉर्मूला √2mk तक तो ठीक है, आगे सिमिलरली जैसे इसको रिप्लेस किया वैसे इसको रिप्लेस किया, और नीट के अंदर एक बार सीधे सीधे थर्मल न्यूट्रॉन की ये फॉर्मूला ही पूछ ली गई थी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने रिजल्ट याद करके रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ में कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम, जैसे ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है, ये भी आया हुआ है, बट क्योंकि डी ब्रोगली में लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो बार बार रिपीट होकर के आते रहते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डी ब्रोगली में इस साल जो सवाल मिलेगा वो आपका जाना पहचाना होगा। अब देखो, आप ये कहते हैं रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम एनर्जी ई, तो एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है, और हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो लैम्डा का फॉर्मूला लगाया h/√2me, फोटोन के लिए लगाया sc/e, और ये हमारे पास फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। अब दोनों का रेशियो चाहिए, तो दोनों का रेशियो मारा और रिजल्ट सिंप्लीफाई किया, एज इट इज ये रिजल्ट उठा के नीट एग्जाम में पूछ लिया गया था। आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, फिर आगे मूव करना, तो कुछ खास नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, तभी ये हमारे हर साल एग्जाम में आता है, और बच्चे इसको करके आते हैं, आपको नहीं छोड़ के आना, आपको भी इस साल करके आना है ये सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम था, नया प्रॉब्लम था, जो डी ब्रोगली के ऊपर क्रिएट करके नीट आई थिंक 2018 में आया था। तो इस प्रॉब्लम को आप देखो, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कहता है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रोजेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी दे रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस आई कैप दे रखी है, ये मैंने आई कैप लिखा है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको सही से लिख लेना। तो ई नॉट माइनस आई कैप यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और
चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है इसको हम राइट साइड की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो राइट साइड की तरफ लगेगी, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जो कि इसको एक्सेलरेट कराएगी। अब हमें क्या पता करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज लैम्डा नॉट, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम t। तो t टाइम के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम स्पीड निकालेंगे, उसके लिए काइनेमेटिक्स लगाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, एक्सेलरेशन ई बाय एम हो गया, तो हमारे पास स्पीड आ गई, फॉर्मूला चलाया लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। इतना लिखने के बाद बस एक कदम और आगे बढ़ना है, वी नॉट को मैंने यहां से बाहर निकाल लिया, अब h बाय एम वी नॉट ये हो गया इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमें गिवन था लैम्डा नॉट, तो इसको मैंने लैम्डा नॉट से रिप्लेस किया, इतना आसान आपका सवाल बन गया। तो इसको मुश्किल तो नहीं कहेंगे ना, ये 4 नंबर आपको फ्री में दिला के जाएगा अगर थोड़े से हाथ सेट हो गए, प्रैक्टिस हो गई तो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का सवाल आ गया, तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा है तो भी आप इस सवाल को बड़ी आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पास सर्कुलर होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमें एमवी चाहिए और वो देने से रहा, उसकी जगह वो इधर उधर की चीजें देगा, हमारा काम है एमवी निकालना। अब देखो क्या कर रहे हैं, such that it revolves in circular orbit of radius r। तो हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट दे रखा है, बस इतना बहुत है हमारे लिए। हमने सीधे r का फॉर्मूला लगाया mv बाई क्यूबी, mv का वैल्यू पकड़ा क्यूबी r, डी ब्रोगली के अंदर फॉर्मूला डाला, लैम्डा की वैल्यू आ गई। इससे आसान क्या चाहिए आपको, तो ये आपके लिए एक नया प्रॉब्लम हो गया, ये तो नहीं आया, तो ये हो सकता है इस साल आपके नीट एग्जाम में आ जाए, तो आप ये मैग्नेटिक फील्ड वाला मेरी तरफ से रख के ले जाओ, ठीक है ना। तो ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है ना, ये सवाल रखो, ये आया नहीं है तो हो सकता है आपके में पूछ ले, 4 नंबर आपको दिलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अच्छा, अब ये जो सेक्शन है ये फिर से फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें क्या किया गया, ये जनरली सबको रटाए जाते हैं तो आपको भी रटना ही है, आप भी सब में ही आते हो। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा हमारे पास आ जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रट के चलनी है, न्यूट्रॉन की भी रट के चलनी है। देखो ये आपको हर किताब में मिलेगा, हर जगह पर मिलेगा, तो लापरवाही नहीं करनी, याद करना है, ठीक है ना। लास्ट ईयर का प्रॉब्लम आपका इसी सेक्शन से था, अब दिखाता हूँ कौन सा। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, चलाने का तरीका देखो सवाल, फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इतना। अब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, हमें उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे क्यूवी से। तो मैंने यहाँ क्यूवी एक्सेलरेटिंग से रिप्लेस किया, क्यू हो गया वो चार्ज जिसे हम एक्सेलरेट करा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मिल गया 4 वोल्ट। अब कोई नहीं रोक सकता सवाल करने से, अब फटाफट से हमने लैम्डा इलेक्ट्रॉन को डाला 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट 4 2 मिल गया, और हमारे पास फॉर्मूला लगा के डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की आ गई। इतना आसान सवाल होता है। अब नेक्स्ट देखो आप, ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिमिलर मैनर में डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल निकाला 0.286। अब आप क्या करो, इसको 0.286 को 6 को उड़ा दो मतलब याद मत करो, क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा अभी। तो मैं ये 6 वाला ना फैक्टर ही हटा दे रहा हूं, तो इसकी वैल्यू हम 0.28 याद करते हैं। क्यों का जवाब सुनो, 2.8 होता है 2√2, तो क्या होगा, जहां पर ये 0.28 को निपटाना होगा, मतलब कैलकुलेशन में आसान बनाना होगा, तो हम 2.8 बना लेंगे और 2.8 को हम रिप्लेस कर देंगे 2√2 से। तो 0.286 हमारा कुछ भला नहीं करने वाला, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे 2√2, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 0.28 है तो इसको 2√2 डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हो, वो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो अब प्रोटॉन के लिए निकालना है, अभी तो खैर कुछ कंपेयर, ये जनरली हम लोग तब यूज करेंगे जब कंपैरिजन करना होगा, अभी कंपैरिजन नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू निकालना है, कुछ भी यूज कर लो, आंसर नियर बाय में वही आ जाएगा। तो देखो आप, इसमें क्या दे रखा है, प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट, और हमें पता करना है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सिंपल फॉर्मूला लगाया, v की जगह 16 डाला, नीचे 4 आ गया, डिवाइड मारा, आंसर आ गया, ठीक है ना। इससे आसान और कुछ नहीं होता। हाँ, रेशियो में इसका बड़ा मजेदार सवाल बनेगा जो लास्ट ईयर आया था, मैं भी कराता हूँ। देखो ड्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला 0.202 है, अगेन 202 हमारा कुछ भला नहीं करना, तो बस इतना याद रखो, 0.2 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। तो
लास्ट मैंने बताया था प्रोटॉन 0.28 याद रखो, 0.28 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। 0.28 को निपटाने का तरीका 2√2/10, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया 0.2 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट वी, ठीक है ना। 0.202 से कुछ नहीं होना जाना। अल्फा पार्टिकल 0.108, ये 101 में कोई शगुन नहीं मिलने जा रहा आपको, 0.1 करो बाय रूट वी, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लैम्डा अल्फा पार्टिकल का 0.1, तो अब तो आसान हो गया। 0.28, 0.2, 0.1 फैक्टर बन गए, मतलब पूरा का पूरा एक पैटर्न बन गया, याद करो लिख के। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इनकी प्रजाति से अलग होता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो उसको आप एज इट इज रटो, जितना है उतना याद करो। 30.83 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट टी, ये हो गया थर्मल न्यूट्रॉन का वेवलेंथ निकालने का तरीका, जब हमें उसका टेम्परेचर दे रखा होगा। टेम्परेचर हमें केल्विन में पुट करना है। अब सवाल देखो, तो इस टाइप का सवाल आपका लास्ट ईयर था, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डाटा चेंज किया है ताकि आपको कुछ नया तो मिले। अब देखो क्या कहता है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी। एनर्जी सेम है, पोटेंशियल नहीं है। तो पहले एनर्जी सेम करके, काइनेटिक एनर्जी सेम करके पोटेंशियल का रेशियो निकाला, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये सवाल लास्ट ईयर था, तो आपको ऐसे करना आना चाहिए। तो एनर्जी सेम बोलता है, तो फट से आपने दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम करी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज तो E हो गया, पर अल्फा का थोड़ा ना E होता है, अल्फा का तो 2E होता है ना। तो पोटेंशियल का रेशियो मिला Vp इज इक्वल्स टू 2V अल्फा। पॉइंट मेरा समझ आ गया ना। तो ये नहीं कि कई बच्चे क्या करते हैं, एनर्जी सेम तो वो सीधे V सेम कर देते हैं, नहीं भाई, V सेम नहीं, एनर्जी सेम तो V इस तरीके से निकलता है। अब क्या करेंगे, अब रेशियो लो। तो यहाँ हो गया प्रोटॉन का और यहाँ हो गया अल्फा का, 0.28 डिवाइडेड बाय 0.1, 2.8 बाय 1, 2.8 को निपटाया हमने अपना 2√2 से, और वी अल्फा डिवाइडेड बाय वीपी आ गया, वीपी की जगह 2v अल्फा डाला, नीचे √2 बचा, उड़ा दिया, और आंसर देखो कितना आसान। तो लास्ट ईयर बच्चे ढूंढते रह गए थे, उनका 2:1 नहीं आ रहा था, क्योंकि बेचारों को पता ही नहीं था 0.286 कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन की टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, नहीं थी तो मैंने आपको बता दी। अब इस तरीके से करना आपका गलत नहीं होगा। आगे अब ये है सवाल थर्मल न्यूट्रॉन के ऊपर, आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, आप आराम से कर लोगे। रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो में तो अपनों को 30.83 की जरूरत नहीं है, सीधे लैम्डा T1/T2 मारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट T2/T बना जाएगा। T2 हो जाएगा बेटा 400, नीचे 3, √4:3 आ गया। अच्छा, लैम्डा न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, बट इसको आपको जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि आपको याद है अब ये फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ हमारे ग्राफ आते हैं, जैसे लैम्डा वर्सेस पी। तो लैम्डा का फॉर्मूला h/p हो गया, तो लैम्डा वर्सेस पी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इस तरीके से। अच्छा, और लैम्डा वर्सेस 1/p का बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ तो एज इट इज पूछे जाते हैं, इनके अंदर तो कुछ चेंजेस होते नहीं, तो ये तो आपको सीधे सीधे याद करके चल रहे हैं। इसी तरीके से 2-3 और ग्राफ हैं, देखते हैं। जैसे लैम्डा वर्सेस वी का ग्राफ देखोगे, तो लैम्डा वर्सेस वी का जो ग्राफ होता है वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, बट ऐसे मैंने 2-3 ग्राफ बना दिए। जितना हम यहाँ से दूर बढ़ते चले जाएंगे, मास की वैल्यू उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। अब वो कैसे प्रूव करोगे, लैम्डा वी का प्रोडक्ट हो गया h/m, ठीक है ना। तो जितना यहाँ से दूर जाएंगे, तो लैम्डा इंटू वी का प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, तो m का वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन, मास का वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो अगर इधर m1 है, इधर m2 है, तो m1 इज ग्रेटर देन m2, या फिर दूर वाला मास कम होता चला जाएगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, लैम्डा वर्सेस, यहां पर मैंने बनाया 1/v, लैम्डा वर्सेस 1/v का ग्राफ बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप हो जाएगा h/m। अगेन जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना मास कम होता चला जाएगा। तो ये बन जाते हैं इसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, जिनको आप डायरेक्ट हैंडल कर सकते हो अगर आपकी ग्राफिकल नॉलेज ठीक ठाक है। तो ये ध्यान रखना आप, ये भी काम के प्रॉब्लम है। सिमिलरली लैम्डा वर्सेस रूट के, लैम्डा वर्सेस रूट के का ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहा, और जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर बढ़ते चले गए, मास की वैल्यू कम होती चली गई। तो अगेन वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो इसका स्लोप हो जाएगा h/√2m, बात वही आ रही है, जितना स्लोप ज्यादा उतना मास हमारा कम होता चला जाएगा पार्टिकल का। नेक्स्ट, लैम्डा वर्सेस रूट वी, अब ये इंटरेस्टिंग है। अब इधर का जो प्रोडक्ट है वो m नहीं है, वो m के साथ q भी है। तो ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहा, जैसे जैसे ओरिजिन से दूर बढ़ते चले गए, m q का प्रोडक्ट जो है वो कम होता चला गया। सिमिलरली यहां पर स्लोप अब m के बराबर नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m नहीं है, यहां का स्लोप अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू q का रूट है। इसलिए जितना स्लोप ज्यादा होगा, m q का वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा। अब आते हैं काम की चीज पर, जो आपको टेस्ट से प्रैक्टिस करने हैं, और वो टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आपको देने जा रहा हूं।
तो अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं किससे, टेस्ट सीरीज से, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी, आपका एक भी सवाल नीट एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।